हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं और हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई रोल या कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के स्ट्रक्चर को ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और ये कितनी तरह के होते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का फॉलो करना चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द वे इन विच द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस इट्स हायरार्की, रोल्स एंड कम्युनिकेशन चैनल्स टू फैसिलिटेट एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड गोल अचीवमेंट। मींस कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज के आपस के रोल्स एंड उनकी हायरार्की को डिफाइन करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सभी काम आसानी से और अच्छी तरह से हो जाएं, तो उस पूरी डेफिनेशन को या उस पूरे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर और दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? इट रेफर्स टू ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मींस एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर दो या दो से ज्यादा लोगों के आपस के रिलेशनशिप को, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब ऑफिशियली डिफाइन कर दिया जाता है तो इट इज कॉल्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर। इट आउटलाइंस द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज and the procedures and policies which will guide the whole organizational operations। जबकि जब हम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ज्यादातर आपस में लोगों के बातचीत करने से, आपस के इंटरेक्शन के कारण जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो आपस के रिलेशनशिप बनते हैं, दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हालांकि वेल डिफाइंड नहीं होता, इसमें कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होता, इसमें किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये ग्रेप वाइन की तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अनकंट्रोलेबली बढ़ता जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशंस के सभी ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो इस स्ट्रक्चर की भी इम्पोर्टेंस होनी बहुत जरूरी है। आइए अब देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके के हो सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स की गई हो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल फंक्शन और टास्क। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी जहां पर डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और लोकेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि एक ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पर एम्प्लॉइज को एक साथ दो अलग अलग टीम्स में या डिपार्टमेंट्स में रिलेशनशिप उनके बनाए जाते हैं। और हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो इन तीनों स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया हो। इन स्ट्रक्चर्स को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसकी मेरी और वीडियोस है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नाम से, आप उनको देखकर इनको और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चूज करने में कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला फैक्टर है कंपनी के गोल्स, कि कंपनी के क्या गोल्स हैं। अगर कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है तो वो ज्यादातर डिविजनल स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाती है। अगर कंपनी के शॉर्ट टर्म विजन है या कंपनी स्टार्टिंग में है तो कंपनी को फंक्शनल स्ट्रक्चर से ही शुरुआत करनी होती है। साथ ही हमें देखना है कंपनी का साइज। ज्यादातर जो छोटी कंपनीज हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं, जबकि जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता जाता है तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाती है और धीरे धीरे हो सकता है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना शुरू कर सकती है। साथ ही हम देखते हैं कंपनी की इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड है। किसी भी इंडस्ट्री की
किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ इंक्लिनेशन हो सकती है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज या कंसल्टेंसी इंडस्ट्रीज, जहां पर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, जबकि ज्यादातर कंपनीज में फंक्शनल स्ट्रक्चर को भी फॉलो किया जाता है। जबकि जो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं उन कंपनीज में डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। एम्प्लॉयज स्किल्स एंड एक्सपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन चूजिंग द राइट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जहां पर एम्प्लॉयज का जो स्किल सेट है बहुत डाइवर्स नेचर का है, बहुत तरह की स्किल्स वो यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जबकि जहां पर फंक्शनल स्पेशलिस्ट हैं वहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज ज्यादातर किया जाता है। कम्युनिकेशन नीड्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। यदि कंपनी में कम्युनिकेशन चैनल बहुत सिंपल है तो वहां पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। जबकि अगर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां पर हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। साथ ही कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, हमें हर स्ट्रक्चर की कॉस्ट भी देखनी होती है। जैसे डिविजनल स्ट्रक्चर में हमें क्योंकि डुप्लीकेसी ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो वहां पर उस स्ट्रक्चर की कॉस्ट एज कंपेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर ज्यादा हो सकती है। तो हमें अपने स्ट्रक्चर को चूज करते समय कॉस्ट का भी ध्यान रखना जरूरी है। अब आपके लिए टास्क है, आपको एक कंसल्टेंट के रूप में एक स्टार्टअप कंपनी ने हायर किया है और वो चाहते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज के थ्रू कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाए। अब आपको उन्हें बताना है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर उनके लिए ठीक रहेगा और किस तरीके से ये स्ट्रक्चर उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।